हैं अमलेंदु उपाध्याय। संसद में एसआईआर पर चर्चा चल रही है। आज राज्यसभा में उस पर चर्चा होगी, लेकिन कल जो कुछ लोकसभा में हुआ और उसके बाद जब गृह मंत्री अमित शाह ने उस चर्चा का लोकसभा में जवाब दिया तो ये पता लग गया कि किस तरीके से सरकार इस पर तैयारी करके आई है। और ये भी पता लग गया कि आखिर एसआईआर पर चर्चा से अब तक भाग क्यों रही थी, क्योंकि काफी लंबे समय से इस पर वो जो चुनाव सुधार है, एसआईआर है, चुनाव आयोग की भूमिका, इन सब पर चर्चा की मांग की जा रही थी। गृह मंत्री अमित शाह ने जब जवाब दिया तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं, आप मुझसे जितनी भी बातें मैंने उठाई हैं आप उन पर मुझसे बहस कर लीजिए। इसलिए क्योंकि तमाम जो तथ्यहीन बातें वो करते हुए दिखाई पड़े, कई उनके झूठ पकड़े गए, उनकी भी हम सूची आपको बताएंगे। और कांग्रेस पार्टी ने उसको लेकर ट्वीट भी किया है कि उस अपने भाषण में जवाब में एसआईआर पर जब चर्चा हो रही थी किस तरह से झल्ला रहे थे, किस तरह से एक कहा जाए गाली गलौज तक पर उतर आए थे गृह मंत्री अमित शाह, और उन्होंने कैसे झूठ बोले एक के बाद एक। क्या ट्वीट किया है कांग्रेस पार्टी ने, उसको हम देखेंगे। लेकिन एसआईआर पर चर्चा से बेनकाब हुई सरकार और चुनाव आयोग का इतना पक्ष क्यों ले रही है भारतीय जनता पार्टी, वो सारी चीजें भी स्पष्ट हो गई। एक बार देखते हैं जिन 8 गृह मंत्री अमित शाह के जिन 8 झूठ का जिक्र किया है, पर्दाफाश किया है कांग्रेस पार्टी ने, वो क्या है, उसको लेकर ट्वीट किया गया है। और कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है कि अमित शाह के 8 झूठ, राहुल गांधी ने किया पर्दाफाश। शाह का झूठ, सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर वही किया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जबकि ये झूठ है। सच्चाई क्या है, मोदी और शाह ने एक ऐसा कानून बनाया जिसने चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया। शाह का दूसरा झूठ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में चुनाव आयुक्तों को हमेशा से व्यक्तिगत रूप में इम्यूनिटी मिली हुई थी। सच्चाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में व्यक्तिगत रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त और कमिश्नरों को इम्यूनिटी देने का कभी प्रावधान नहीं था। पहले अधिकारी को वोटर रोल की रक्षा के दायित्व से हटाकर गतिविधि के लिए मुकदमा हो सकता था। शाह का तीसरा झूठ, ईवीएम सुरक्षित है क्योंकि उन्हें पहली बार राजीव गांधी के समय लागू किया गया था। सच्चाई क्या है, अब वोट चोरी हो रही है और जब इतने गंभीर आरोप सामने हैं तो चुनाव आयोग को ईवीएम की आर्किटेक्चर की ट्रांसपेरेंट ऑडिट की अनुमति देनी चाहिए। चौथा झूठ, बीजेपी ने वायनाड और अमेठी में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी दिखाई थी। और सच्चाई क्या है, हमारा कहना है कि कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी फर्जी नाम जोड़ रही थी। ये असली सवाल है जिन्हें चुनाव आयोग समेत संबोधित करना चाहिए। ये 8 किस तरीके से उन्होंने जो तथ्य रखे संसद में, जबकि संसद में गलत बातें नहीं रखी जाती हैं, झूठी बातें नहीं रखी जाती हैं, निराधार बातें नहीं रखी जाती हैं, लेकिन ये सारी बातें गृह मंत्री अमित शाह ने रखी और कांग्रेस पार्टी ने उनकी सूची बनाकर उसको ट्वीट किया है कि 8 झूठ ऐसे हैं, और ये भी बताया है कि उसमें सच्चाई क्या है। हाँ बिल्कुल, ये भी बताया उसमें सच्चाई क्या है। और अमित शाह के 8 झूठ जो हैं जी, वो पकड़े हैं। और राहुल गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले एक बाइट भी दी है और उन्होंने कहा है समीर जी कि मेरे जो सवाल थे उसके जवाब अमित शाह के पास नहीं है और बहुत घबराए हुए अमित शाह दिखाई पड़ रहे थे। जी। तो ये देखने में भी आया था कि बाबा सिर अपना खुजाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब वैसे ही आप नाखून अगर बड़े हुए तो फिर दिक्कत हो सकती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सिर खुजाते हुए अमित शाह जी थे वो नजर आए संसद के अंदर राहुल गांधी के सवालों को जवाब देते हुए, और काफी झल्लाते हुए नजर आए, बहुत ज्यादा क्रोधित होते हुए नजर आए। तो ये क्रोधित होना उनका जो है ये उनके ऊपर एक तरीके से कहा जाए जो राहुल गांधी के और विपक्ष के और कांग्रेस के आरोप थे उनको वो सच साबित करते हुए अमित शाह जी नजर आए। ये समीर जी, और अभी कोई थोड़ी देर पहले ही जो है राहुल गांधी ने बात कही है, तो हम लोग सुन लेते हैं क्या कहा है राहुल गांधी ने कि किस तरीके से जो बयान दिया, जो जवाब दिया एसआईआर पर चर्चा का, उसमें कैसी झूठी बातें रखी उन्होंने। यानी वहां पर झूठ बोला गया संसद के भीतर और मंत्री की ओर से जो चर्चा का जवाब दे रहे थे, और उसके अलावा भी जो सवाल वास्तव में पूछे गए थे उन पर जवाब नहीं मिले हैं, ये भी सांसदों का कहना है। उस पर भी हम बात करेंगे। पहले राहुल गांधी को सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने। और राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान का एक क्लिप उनकी ट्वीट करते हुए बताया है कि कैसे वो सवालों से झल्ला गए हैं, क्योंकि जवाब उनके पास नहीं है और फिर झल्लाना ही रह गया है। जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है वो लिख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का ये वीडियो
क्लिप ट्वीट करते हुए कि अमित शाह का संसद में साला कहना वोट चोरी को लेकर उनकी घबराहट और बेईमानी को बेनकाब करता है। अब है तो ये असंसदीय शब्द सर अमलेंदु जी, लेकिन अब गृह मंत्री ने यूज किया है। और आप ये देखिए कि जो स्पीकर ओम बिरला साहब को इसमें कोई आपत्तिजनक भाषा ये नहीं लगी, और जब आदेश दे रहे हैं अमित शाह तब वो उसको डिलीट करने की बात कर रहे हैं। डिलीट भी नहीं है, रिकॉर्ड नहीं किया गया, रिकॉर्ड नहीं किया गया, डिलीट नहीं किया गया, रिकॉर्ड नहीं किया गया। डिलीट करना और रिकॉर्ड करने में अंतर है। और राहुल गांधी ने जब आरएसएस पे बात की थी तो आरएसएस काट दिया गया। हाँ, जहां जहां उन्होंने आरएसएस का नाम लिया। अमित शाह आरएसएस करते तो क्यों नहीं काटा गया जी? क्योंकि स्वयं सेवक है खुद बिरला जी भी, इसलिए। तो राहुल गांधी का क्यों आपने आरएसएस काट दिया? तो बहुत सारे सवाल तो ये उठ रहे हैं। लेकिन यहाँ जिस तरीके से अमित शाह कल मतलब आपा खो बैठे जी और गाली गलौज पर उतर आए, उसके बाद भी उन्होंने जब कहा तो ये कहा कि साहब अगर मैंने कुछ आपत्ति ने कहा तो उसको आप डिलीट कर दीजिए। यानी अगर आपत्ति ने कह रहे उनको आपत्तिजनक नहीं लग रहा है, उनकी भाषा में सामान्य तौर पर ये होता होगा। अब ये गुजरात से आए हैं, ब्रज से आए होते तो हम मान भी लेते समीर जी। ब्रज में तो बाप भी जो बेटे से गाली के साथ बात करता है, तो लेकिन ब्रज के तो नहीं है, ये गुजरात से आए हैं। तो इनके यहाँ क्या है, तो इस पर राहुल गांधी ने भी कहा कि असंसदीय है, और उन्होंने गौरव गोगोई ने तुरंत खड़े होकर कहा कि क्या आप बाजार में खड़े होकर बात कर रहे हैं? जी, आप संसद में हैं तो एक जनप्रतिनिधि, और फिर बताए थे मैं 30 साल से जो हूँ जनप्रतिनिधि हूँ, विधानसभा और राज्यसभा मतलब संसद में आता रहा हूँ, चुनकर आता रहा हूँ। तो आप चुनकर आते रहे तो आपको इतना भी नहीं पता कि किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आपने तो इसको जब क्या, एक तो ये है समीर जी कि क्या ये शब्द वंदे मातरम के बराबर कर दिया है आसंदी ने? जी, तो ये क्या है मतलब? तो ये सवाल उठे। हालांकि फिर बाद में वो आया कि साहब वो उसमें नहीं लिया गया है, लेकिन लिया गया नहीं लिया गया, लेकिन ये झल्लाहट जो थी अमित शाह की और घबराहट जो थी वो साफ तौर पर दिखाई पड़ी। और जैसा कि राहुल गांधी का कहना है कि अमित शाह का संसद में साला कहना वोट चोरी को लेकर उनकी घबराहट और बेईमानी को बेनकाब करता है। जी बिल्कुल। और जो बात है कि अगर हम लोग कहें कि ये स्पीकर को इसमें बुरा नहीं लगता, अब स्पीकर इसी लोकसभा में यानी उन्हीं के अध्यक्षता में जब सदन चल रहा है उसमें तो गालियां तक दी गई अमलेंदु जी पिछली लोकसभा में, और क्या क्या कुछ कहा गया। असंसदीय तो छोड़िए, वो तो समाज में वो कहने लायक कुछ सारे शब्द नहीं होते, लेकिन वो रिकॉर्ड से भी नहीं हटाए गए। हाँ, रिकॉर्ड से। और यहाँ तो खैर अब ये संसदीय परंपरा ये कायम की जा रही है, लेकिन ये 30 साल से जो रिकॉर्ड है उनसे पूछना चाहिए कि आप जब 30 साल से, खैर संसद में तो आप नहीं थे, उसके पहले आप विधानसभा में थे, पर जब से आप 30 साल से संसद को भी देख रहे होंगे क्या परंपरा यहाँ पर रही है। बहरहाल इसको लेकर बुरी तरीके से सरकार घिरी नजर आई, और ये पता लग रहा है कि एसआईआर पर क्यों चर्चा नहीं कराना चाहती थी। जितना उसके ऊपर आरोप थे वो सारे आरोप संसद में भी एक बार सही साबित हुए, और आज फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, वहां भी चुनाव आयोग घिरा नजर आ रहा है, और उस पर भी हम अब चर्चा करेंगे। लेकिन इसे लेकर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, खासतौर से जब गृह मंत्री अमित शाह ने जो जवाब दिया, और उसमें सवालों के जवाब नहीं बल्कि तमाम तरह की जो लफाजियां थी वही सारी चीजें वहां दिखाई पड़ी उस जवाब में, कि नेहरू ने वोट चोरी की, इंदिरा गांधी ने वोट चोरी की, और पटेल ने क्या किया, गैर ऐतिहासिक तथ्यों को जो इतिहास में कहीं उनका जिक्र नहीं है। खैर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं राजीव राय, उन्होंने भी जिस तरीके से वोट चोरी और चुनाव आयोग की भूमिका और चुनाव सुधार पर जो बहस हो रही थी उस पर जो गृहमंत्री का जवाब आया है उसको लेकर नाराजगी जताई है, और कहा है कि सरकार इस पर पूरी तरह से घिरी है और ये सब कुछ चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत से हो रहा है। सुनते हैं राजीव राय को, क्या कहा उन्होंने। उन्होंने इतिहास पढ़ा है ये पूछा जा रहा है। अब बीजेपी के लोग इतिहास कहाँ से पढ़ते हैं। अभी पिछले दिनों जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इतिहास के तमाम तथ्यों का जिक्र किया उस पर भी बात करेंगे, और संसद भवन में परिसर में जयराम रमेश उनको किताब और कागज देते हुए दिखाई पड़े हैं कि ये आप देखिए इसमें कहाँ कुछ लिखा हुआ है। लेकिन जो कल लोकसभा में जिस तरह से अमित शाह को चुनौती दी राहुल गांधी ने कि हमने वोट चोरी को लेकर जो आरोप लगाए हैं उस पर आप कहीं भी किसी भी फोरम पर आप हमसे डिबेट कर सकते हैं। सुनते हैं क्या कहा राहुल गांधी ने। परेशान हो गए अमलेंदु जी, और वही उसी परेशानी की जो क्लिप है वो राहुल गांधी ने टैग की है और बताया है कि क्या क्या कह गए वो।
हाँ, बिल्कुल यही सब बताया है और इसी परेशानी में ही मतलब एक तरीके से कहा जाए कि उनका मानसिक संतुलन जो था वो थोड़ा गड़बड़ा गया, ऐसा लगता है। जी। तो वरना फिर वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। वैसे भले आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, ऐसी बात इस्तेमाल करते नहीं हैं कभी। जी। लेकिन वो इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर आ गया कि मोदी जी शाम को पता नहीं डाँट लगा दें कि तुम सही से जवाब नहीं दे पाए। शायद हो सकता है ये प्रेशर रहा हो। जी। तो इसकी वजह से गड़बड़ा गया हो। लेकिन गड़बड़ा काफ़ी ज़्यादा गए और ये बेचैनी जो थी वो साफ तौर पर समीर जी दिखाई पड़ी कि ये बेचैनी उनकी जो है वो क्यों दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल। और विपक्ष के सांसदों का कहना है कि जो सवाल पूछे गए, कहीं उसका पूरे भाषण में, गृह मंत्री अमित शाह के भाषण में कहीं कोई जवाब, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की नेता हैं, वो भी यही कह रही हैं कि यहाँ सवाल क्या पूछा गया था और जवाब नहीं। और किसी भी मुद्दे पर जब चर्चा होती है तो उसमें सवालों के जवाब नहीं दिए जाते, फिर इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, तमाम विषय पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब नहीं मिलता है। हाँ, सवालों के जवाब तो वैसे भी सरकार के पास नहीं है समीर जी। जी। सवालों से तो भागती है सरकार। इसको सवाल पसंद नहीं है, इसको कर्तव्य पसंद है, अधिकार पसंद नहीं है। जी हाँ। तो इसलिए ये जवाब लेस सरकार जो है, मतलब जवाब विहीन सरकार है ये। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इनके पास सवालों के जवाब तो होते ही नहीं है, वो चाहे संसद के अंदर हो चाहे संसद के बाहर हो। जी। बातें भी मन की होती हैं, हाँ, जन की नहीं होती। जन की नहीं हो। जी हाँ। तो ये तो खैर इनकी यूएसपी है, एक तरीके से कहा जाए इनका मतलब स्पेशल कैरेक्टर है कि सवालों के जवाब नहीं है, सवाल पूछना गुनाह है, जवाब देना इनका गुनाह है। बिल्कुल। और सुन लेते हैं क्या कह रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी। किस तरीके से जो जवाब दिए गए वो सवालों को कहां तक, जो सवाल वास्तव में पूछे गए थे वो कहां तक वो जवाब खरे उतरते हैं, जाने चाहिए थे, बहुत ही शर्मनाक है। और ये बात विपक्ष के सारे नेता कह रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी भी कह रही हैं कि जो सवाल हमने पूछे थे कि जो डुप्लीकेशन है, वोटर आईडी है और उसके अलावा एसआईआर कैसे करा रहा है चुनाव आयोग, उसकी नियुक्ति में सीजेआई को कैसे हटा दिया गया, इन सवालों का क्या जवाब मिला? कोई जवाब नहीं मिला। नेहरू, गांधी, इंदिरा, सोनिया, यही सारी चीजें हो रही हैं। जो कहा भी प्रियंका गांधी ने कि एक बार आप लिस्ट बना लीजिए और सारी चर्चा करा लीजिए संसद में, आपको इत्मीनान हो जाएगा या आपको संतोष हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ तो हर चर्चा में इतिहास को ही लेकर आना है, और वो भी अपना इतिहास जो उन लोगों ने पढ़ा है, वो वाला इतिहास जो वास्तव में इतिहास है, जो तथ्यों पर आधारित इतिहास है, वो नहीं। तो ये सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी लंबी चर्चा में और सदन का जो समय बर्बाद हुआ, फिर उसका क्या निकल कर क्या आया इस चर्चा से? बिल्कुल समीर जी, वाजिब सवाल है कि आखिर इस चर्चा से निकला क्या। सरकार की तरफ से क्या ठोस चीजें निकल कर आई कि चुनाव सुधार पर सरकार क्या करेगी। अभी तक तो कुछ आया नहीं कि सरकार जो है चुनाव सुधार पर कुछ करेगी। तो फिर ये चर्चा आपने कराई क्यों थी? चुनाव सुधार पर अगर चुनाव सुधार की बात करना है, वरना सरकार की तरफ से कंक्रीट जो था वो रोड में पाना चाहिए था कि सरकार जो है चुनाव सुधार कराने के लिए ये काम करेगी। वो तो कहीं से आया नहीं, सिवाय आरोप प्रत्यारोप के और एक भद्दा सा भाषण अमित शाह का जो है, उसे आप भाषण की श्रेणी में भी नहीं रख सकते समीर जी। भद्दा होता तब भी चलिए स्वीकार किया जाता, भाषण तो था ही नहीं कहीं। कुश्ती मतलब मौके कुश्ती जो थे वो एक तरह से लड़ते हुए अमित शाह जी नजर आ रहे थे। तो ये जिस तरीके से चीजें सामने आई, तो इससे सरकार का उथलापन जो है और सरकार की कमजोरी जो है, यही साफ तौर पर नजर आई कि सरकार इस मसले पर भी बिल्कुल गंभीर नहीं है। और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, खासतौर से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन आरोपों को स्वीकारते हुए सरकार नजर आई। जी बिल्कुल, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जवाब नहीं है, और जवाब अगर है तो कहीं भी वो मुझसे अभी भी कहीं डिबेट कर सकते हैं, लेकिन जवाब वास्तव में नहीं है। विपक्ष यही कह रहा है कि आखिर इस चर्चा का मकसद क्या रहा, आपने उन सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, वो भी यही कह रहे हैं कि आखिर इस चर्चा का क्या औचित्य रहा, कुछ तो निकल कर आना चाहिए था। विपक्ष जिन सवालों को उठा रहा है, अभी तक वो संसद के बाहर उठाता रहा। चुनाव आयोग तो उनका जवाब दे ही नहीं रहा है। जब संसद में उस पर चर्चा हो रही है तो यहाँ भी जवाब नहीं मिल रहा है। क्यों? सुनते हैं मनोज झा को क्या कह रहे हैं। बहस का स्तर हो गया है, स्तर को लेकर तो लगातार चिंता जताई जा रही है अमलेदु जी, लेकिन गृह मंत्री, प्रधानमंत्री अब इस तरह की भाषा अगर बोल रहे हैं और उसके बाद स्पीकर उस पर खामोश है। वो कह भी रहे हैं मनोज झा कि उन्हीं की पार्टी के लोग भी टोक रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ संजीदा लोग वहां भी हैं जिन्होंने पुरानी संसदीय परंपराओं को देखा हुआ है, किस तरीके से संसद में बहस होती है। उनको भी इस बात से तकलीफ पहुंचती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से, कांग्रेस पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, तमाम अन्य पार्टियों से पहुंचे हुए हैं। तो उनको ये लगता होगा कि ये क्या हो रहा है और हम भी इस स्तर की बहस का हिस्सा बन रहे हैं, उसको लेकर चिंता जताई जा रही है। लेकिन
गृह मंत्री के जवाब से सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि जो सवाल पूछे गए थे उनका कहीं कोई जवाब नहीं रहा। बिल्कुल समीर जी, एक भी सवाल का जवाब नहीं है। और हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री उनको तो बेचारों को सवाल समझ में ही नहीं आए थे। हाँ, तो जी हाँ। चलिए वो तो मतलब उन्होंने अपना मानसिक स्तर दर्शाया कि उनके सवाल समझ में नहीं आए, लेकिन अमित शाह जी को तो सवाल समझ में आ गए थे। तो वो तो कह रहे थे मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, जी हाँ। एक एक करके सबके जवाब दूंगा, लेकिन जवाब का क्रम जो है वो मैं तय करूंगा, किसका जवाब पहले देना है, किसका बाद में देना है। तो ये कह रहे थे, इस मतलब उनकी समझ में आ गए थे। तो जब समझ में आ गए तो जवाब दे देते, भाई दिए क्यों नहीं। किरण रिजिजू की समझ में नहीं आया, बहुत अच्छी बात है, उनका मानसिक स्तर थोड़ा कम होगा, लेकिन अमित शाह जी का ज्यादा है, तो उनकी समझ में आ गया तो जवाब देने चाहिए थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं आए। और आखिर में जो थे वो काफी ज्यादा कहा जाए कि वो मतलब बेकाबू होते हुए नजर आए अमित शाह जी, और खुद के ही काबू में नहीं आ रहे थे। मतलब कपड़े जो थे मतलब फटने की थोड़ी देर रह गई थी, थोड़ी देर और अगर संसद चलती इसी तरीके से और विपक्ष रहता तो यही स्थिति होती कि या तो अपने बाल नोच डालते सारे या फिर कपड़े फाड़ डालते। मतलब इस स्तर तक जो था वो हताशा का स्तर जो था वो देखने में आ रहा। जी बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी के सांसद हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव, उन्होंने भी गृह मंत्री अमित शाह के बयान से बड़ी निराशा जताई है और कहा है कि ये गृह मंत्री का इस तरह का बयान, इस तरह का भाषण नहीं हो सकता है। सुनते हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव को। मंत्री है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, देश को बांटने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। तो करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ये कह भी रहे हैं कि भाई अब वो है गृह मंत्री तो कहेंगे ही, जिसको सुनना है सुने और ना सुनना हो ना सुने। स्पीकर को भी पता है कि वो टोक देंगे तो कल उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा, हटा दिए जाएंगे। यही तो डर हो सकता है, और क्या डर हो सकता है। बिल्कुल यही डर हो सकता है। वो देख चुके राजस्थान से आने वाले जो हैं जगदीप धनखड़ साहब, उनके साथ क्या हुआ। मालूम पड़ा कि दोपहर मतलब शाम तक बैठे हुए हैं राज्यसभा में जी, और घर पहुंचे नहीं कि इस्तीफा ले लिया गया, फोन पे इस्तीफा ले लिया गया। और आज तक ये खुल के नहीं आया कि इस्तीफा देने गए भी कि नहीं गए। तो ये भी आया। तो ये अब लेकिन जिस तरीके से अमित शाह जी बेकाबू हुए एक तरीके से, वो उस पर काफी ज्यादा चर्चाएं समझ चल रही है। जी बिल्कुल, कि क्या इस तरह से कैसी जो बहस का स्तर है वो किस तरह से हो गया है। और आज अब राज्यसभा में भी चुनाव सुधार और SIR पर चर्चा होनी है, वहां भी ये चर्चा गर्मागर्म रहेगी। चर्चा तो बहुत हो रही है, सवाल बहुत से पूछे गए विपक्ष की तरफ से, लेकिन जो जवाब दिया गया गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, वो जवाब सवालों का जवाब नहीं था, बल्कि अगर कहें तो वो सीधे मन की बात थी कि जो हमको कहना है हम वही कहेंगे। आप याद करिए अमलेंदु जी, कई मौके आए जब मणिपुर की बात हो रही थी, मणिपुर पर सवाल पूछा गया और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कि कम से कम अब तो प्रधानमंत्री बोलेंगे, लेकिन वो 1.5-2 घंटे का भाषण दे गए, लेकिन उसमें मणिपुर का कोई जिक्र नहीं आया कि वो मणिपुर क्यों नहीं गए। इस सवाल का जवाब नहीं मिला। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, ऑपरेशन सिंदूर को डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया, वो क्यों दावा कर रहे हैं, इस पर सरकार कुछ नहीं बोली। प्रधानमंत्री खुद 2-2.5 घंटे का भाषण देते रहे, लेकिन एक शब्द भी नहीं, जबकि बीच में उनको राहुल गांधी ने याद भी दिलाया कि आप डोनाल्ड ट्रंप का नाम लीजिए, वो क्यों आखिर ऐसा कह रहे हैं, आप उनको जवाब दीजिए। फिर भी पानी पीने लगे और चुप हो गए, लेकिन नाम उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नहीं लिया और ना ही उन्होंने उस पर कोई जवाब दिया। उसी तरीके से अब ये है, अब देखते हैं राज्यसभा में क्या जवाब मिलता है। हाँ, अब राज्यसभा में भी देखा जाएगा समीर जी कि वहाँ क्या जवाब मिलता है, और वहाँ भी क्या जवाब जो है अमित शाह जी देते हैं या नड्डा जी देते हैं या मोदी जी खुद देते हैं, ये देखना होगा। मोदी जी तो खैर नहीं आएंगे, क्योंकि मोदी जी की तो मजबूरी थी, एक बार आ गए वंदे मातरम पर बहस की शुरुआत करके, इतना ही काफी है जी। इतने दर्शन, दिव्य दर्शन जो थे नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर के संसद को हो गए, काफी है। बाकी प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जा रहे हैं जी, 3-4 दिन की, शायद 3 दिन की यात्रा है, विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, जनता के पैसे से इसी तरीके से अच्छी यात्राएं कर ली जाए तो यह ठीक ठाक रहेगा मामला। लेकिन जनता के सवालों के जवाब भी तो देने चाहिए प्रधानमंत्री को। वो जनता के सवालों के जवाब कहाँ है? विपक्ष जो सवाल पूछा है वो जनता के ही सवाल पूछा है, तो वो सवालों के जवाब आने चाहिए। सरकार जनता के सवालों पर क्या काम कर रही है ये आना चाहिए। अभी तक तो कुछ आया नहीं है कि सरकार जो है जनता के सवालों पर क्या कर रही है। वंदे मातरम को 150 साल हो गए, तो इससे जनता का क्या भला होगा? 150 साल हो जाए, 250 साल हो जाए जी, तो इससे जनता का तो कोई भला होने वाला है नहीं। तो जिससे जनता का भला हो वो सरकार बताए। हाँ, वो पढ़ने की चीज है, विश्लेषण की चीज है, वो संसद में चर्चा की चीज है। अच्छा, संसद में चर्चा की जगह नहीं है। दूसरा वो विद्वानों के पढ़े लिखे लोगों की बात है। अब अगर वंदे मातरम पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो वो ज्ञान देने लग जाएं जी, तो ये तो समीर जी मतलब बुद्धि का दिवालियापन है। बिल्कुल
अब देश के जो बुद्धिजीवी हैं वो चाहे वामपंथी हो चाहे दक्षिणपंथी हो, जी दक्षिणपंथियों में भी बुद्धिजीवी कुछ हैं, हाँ तो वो भी अगर अमित शाह जी उनको बताएंगे कि वंदे मातरम क्या है जी और नरेंद्र मोदी बताएंगे वंदे मातरम क्या है, तो फिर ये जो बैठे हुए तमाम जो पद्म विभूषण मिल गए हैं संघियों को, ये बेचारे क्या करेंगे फिर? जी बिल्कुल। और इधर अमलेदु जी बता दें कि अब एसआईआर पर आज राज्यसभा में भी चर्चा होगी और इधर सुप्रीम कोर्ट में भी उस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये सुनवाई चल रही है, दलीलें दी जा रही हैं और क्या कुछ वहां पर कहा जा रहा है उस पर भी हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन यहां अब इस समय तो चर्चा जो हुई है एसआईआर पर लोकसभा में और उसके बाद आज अब राज्यसभा में होगी। लोकसभा में जो जवाब आया है गृह मंत्री अमित शाह का, उसने पूरे विपक्ष को बहुत निराश किया है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, फैजाबाद से हैं यानी अयोध्या से, उन्होंने भी बड़ी निराशा जताई और कहा कि जो सवाल हमने पूछे, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी और समाजवादी पार्टी के और सांसदों ने भी, विपक्ष के कई सांसदों ने बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब चाह रहे थे, पर गृह मंत्री के जवाब में किसी के सवालों का कोई जवाब नहीं था। अवधेश प्रसाद को सुनते हैं क्या कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह ने जो जवाब दिया चुनाव सुधार को लेकर लोकसभा में, उस पर के लिए इस चर्चा को रखा गया। बड़ी मुश्किल में सरकार तैयार हुई लेकिन इन सवालों के जवाब नहीं आए कि एसआईआर कराने की परमिशन कैसे मिल गई, उसको किसने दी है, उसने संसद की शक्तियों को कैसे हड़प लिया है, किस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है और चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति कैसे की जा रही है, क्यों सीजीआई को हटाया गया। ये सारे सवाल उन जवाब में इनके जवाब नदारद रहे। हाँ बिल्कुल, सारे सवालों के जवाब जो थे नदारद रहे। किसी भी सवाल का जवाब जो है वो अमित शाह जी नहीं दे पाए। अमित शाह जी मतलब कि सरकार की तरफ से हाँ। जवाब का सवाल नहीं आ पाया। तो भाई जवाब को जवाब नहीं देने तो चर्चा क्यों कराई थी आपने? बिल्कुल। इसी तरीके से वंदे मातरम पर आपने बहस कराई, उसका क्या नतीजा निकला? सवाल जो थे उठ गए आरएसएस के ऊपर, आपने आरएसएस की बेइज्जती करवा दी। क्या आवश्यकता थी आरएसएस की इतनी बेइज्जती करवाने की? मोदी जी ने कौन सी हमको बदला आरएसएस से ले लिया? भाई अगर स्वयंसेवक ना होते तो फिर क्या इतना आगे बढ़ पाते मोदी जी? लेकिन जिस संस्था ने आपको आगे बढ़ाया आपने उसी की बेइज्जती करवा दी। उसके सारे काले चिट्ठे जो थे वो देश भर के सामने आ गए। पहले भी आ चुके हैं, संसद के अंदर पहले भी आ चुके हैं, लेकिन फिर से विधायक वो आ गया। भाई जिसने 96, 97 की और 98 की जिसने बहसें नहीं देखी हैं संसद की, उसे नहीं मालूम कि पहले भी ये मसला आ चुका है। अटल जी के समय भी आ चुका है आरएसएस के कारनामों को लेकर। अटल जी का खुद का मसला उठा था कि किस तरीके से इन्होंने थी वो मुखबरी की थी और वादा बाप गवाह बन गए थे। ये मसला भी सदन के अंदर उठा था। तो जिन लोगों को नहीं मालूम था तो उन लोगों को फिर से वो सब चीजें देश के सामने आई। तो मोदी जी ने एक तरीके से आरएसएस से बदला लेने के लिए कोई उनका कुछ रहा होगा, कोई खुन्नस रही होगी आरएसएस से, तो वंदे मातरम पर चर्चा करवा दी सदन में। जी बिल्कुल वही कह रहे हैं विपक्ष के नेता कि यहाँ जो जरूरी मुद्दे जो सवाल हैं वो उनके जवाब नहीं दिए जा रहे हैं और बेमतलब की चीजों को, बेमतलब की बातों को उसमें रखा जा रहा है उस जवाब में। यानी एक तरह से फर्ज अदायगी की जा रही है, भटकाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के सांसद हैं प्रमोद तिवारी, वो भी यही कह रहे हैं कि यहाँ जरूरी मुद्दों पर चर्चा से बचती है सरकार और उन मुद्दों पर बात करती है जिनकी जो जनता से जुड़े नहीं है, जिनसे जनता का कोई सरोकार नहीं है, जो मूलभूत समस्याएं हैं, बेसिक इश्यूज हैं, उनसे सरकार चर्चा से भागती है। विपक्ष सवाल भी पूछता है तब सवाल के जवाब भी नहीं आते। सुन लेते हैं प्रमोद तिवारी को क्या कह रहे हैं। तब तो दे, इतने दिन से, इतने लंबे समय से इससे बचने की कोशिश कर रही थी सरकार, लेकिन विपक्ष के दबाव के आगे चर्चा कराने को तैयार हुई तो अब जवाब में वहां इधर से उधर भटकाने की कोशिश हो रही है। हालांकि कह रहे हैं कि हम सारे सवालों के जवाब देंगे, लेकिन आप किस सवालों के जवाब दिए? विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जो भी सवाल हमने उठाए किसी के जवाब नहीं मिले। हाँ बिल्कुल, विपक्ष के सभी नेता ये कह रहे हैं कि हमने जो भी सवाल उठाए उससे किसी के जवाब नहीं मिले। और ये भी कहा गया कि भाई सवाल पूछे जा रहे हैं अगर चुनाव आयोग से, तो भाजपा के प्रवक्ता बाहर आकर क्यों जवाब दे रहे हैं? चुनाव आयोग जवाब दे, चुनाव आयोग भाजपा को आगे क्यों कर देता है? तो यही बार बार सवाल उठाए। तो इसका मतलब समझिए जो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की दुरभिसंधि को लेकर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उन आरोपों को सच साबित करती हुई नजर आती है। इसी तरीके से कल जिस तरीके के आरोप अमित शाह लगा रहे थे और जवाब दे रहे थे, भाई सीधी सीधी बात भी कह सकते थे, ये भी कह सकते थे कि भाई चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो हम इस पर बात नहीं कर सकते, हमारे ऊपर कोई आरोप हो तो आप बताइए।
ये कह सकते हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से बचाव करने की कोशिश की, तो वो बचाव ना होकर ये हुआ कि आपने उन आरोपों को स्वीकार कर लिया। जी बिल्कुल, वही कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं सप्तगिरी उल्का, वो कह रहे हैं कि हम बार बार जब चुनाव आयोग की शिकायत करते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता उसके बचाव में आते हैं। अब संसद में भी जो हम सवाल पूछ रहे हैं, जो हमारे मूल जनता से जुड़े मुद्दे हैं, SIR है, चुनाव सुधार है, यहाँ चुनाव में धांधली की बार बार शिकायतें हो रही हैं, चुनाव आयोग विपक्ष को बिल्कुल सुन नहीं रहा है। आखिर उन सारे सवालों का जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही है? सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। के जवाब नहीं, और चुनाव आयोग का बचाव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता आ जाते हैं। तो और यहाँ भी, अब संसद में भी चुनाव आयोग का बचाव किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? और चुनाव आयोग को नियुक्त करने के लिए अपनी मर्जी से अपने पसंद का चुनाव आयुक्त बनाने के लिए सरकार ने नियम ही बदल दिया। उसमें से मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया, और यही पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों हटाया गया। SIR कराने की अनुमति किसने दी चुनाव आयोग को? SIR अगर कराया जा रहा है तो आखिर किस वजह से कराया जा रहा है, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी है, उसका एक जो वजह है वो संसद के पटल पर रखा जाए। और किसी भी तरह के नियमों का जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें नियमों में बदलाव ये चुनाव आयोग नहीं कर सकता है। ये सारे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर संसद के अधिकार कैसे ले लिए हैं, लेकिन सरकार नहीं बता पा रही। कायदे से तो सरकार को भी इस पर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। कैसे चुनाव आयोग, वो संवैधानिक संस्था है, वो संसद के अधिकार नहीं ले सकती है, उसको कानून और नियम बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसने उस अधिकार को लिया और उसको एग्जीक्यूट किया है। सरकार खामोश है। इसलिए खामोश है क्योंकि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल कह रहे थे कि हमको तो इससे फायदा हो रहा है। बड़े स्पष्ट तौर पे कहा उन्होंने जी कि हमको तो इससे फायदा हो रहा है। हाँ। और अब किस तरीके से फायदा हो तो ये भी बता देते तो ज्यादा अच्छा रहता कि DM मदद कर रहा है या कर रहा है। और फिर प्रोफेसर रामगोपाल की कल हम लोगों ने बाइट सुनवाई थी। प्रोफेसर रामगोपाल कह रहे हैं कि भाई जो जमीन पे होता है वो तो राज्य सरकार का प्रशासन होता है जी, उसके जरिए सब काम कराए जाते हैं। तो चुनाव आयोग उन चीजों पे लगाम क्यों नहीं लगा पा रहा? अगर चुनाव आयोग की मिलीभगत नहीं है जी, तो जिस मशीनरी से आप काम ले रहे हैं तो उस मशीनरी से आप रोक क्यों नहीं लगवा पा रहे इन सारे घपलों के ऊपर? महुआ माझी है JMM की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा में सदस्य हैं जी, उन्होंने भी अमित शाह के भाषण पर लेकर अपनी बात रखी। जी, क्या सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। गृह मंत्री अमित शाह ने जो जवाब दिया है चुनाव सुधार पर चर्चा का, उस पर क्या कह रही है महुआ माझी? का यही कहना है कि जो मूल मुद्दे थे जिन पर विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए, वहां संसदीय कार्य मंत्री को समझ में नहीं आया तो राहुल गांधी बार बार उन सवालों को ट्वीट भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। आखिर क्यों उसका जवाब नहीं आया? इसी बात से पूरा विपक्ष हैरान है कि आखिर संसद में फिर उस पर चर्चा कराने का मकसद क्या था? क्या उस पर केवल यही है कि केवल टाइम पास करना? हाँ, लग तो यही रहा समझिए कि टाइम पास ही करना था और टाइम पास किया गया। हाँ, मतलब टाइम पास ही, टाइम खराब किया गया जी, टाइम खराब किया गया और देश का जनता की गाढ़ी कमाई जो है वो जो थी सरकार ने बर्बाद की, एक तरीके से ये कहा जाए तो ये। लेकिन जो जनता के सवालों के जवाब थे वो जवाब नहीं दिए गए। तो ये सरकार जो है ये असल में दायित्वहीन सरकार बनना चाहती है समझिए जी। तो जनता के लिए है सारे कर्तव्य और दायित्व, सरकार का नहीं है। हाँ। सरकार से आप जवाबदेही की उम्मीद मत कीजिए, सरकार जवाब नहीं देगी। सरकार जो मन होगा वो हाँ, करेगी। जो मन करेगी। आप पूछ भी नहीं सकते हैं। मतलब जनता को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है जी, और सरकार को जवाब देने का अधिकार नहीं है। ये गजब तरह की सरकार चल रही है। 70 सालों में पहली सरकार ऐसी आई है जिससे जनता सवाल नहीं पूछ सकती और सरकार जवाब नहीं दे सकती। और सवाल पूछने की जो जगह है संसद, उसका जो ड्यूरेशन है वो कम कर दिया जा रहा है। और जब उसमें भी पूछने नहीं दिया जाए और उसमें भी कहा यार यहाँ राजनीति मत करो। हाँ। अब संसद में जाके क्या करें? ढोल नगाड़ा बजाएं, हाँ, नाचे वहां जाकर क्या करें? फिर अगर वहां राजनीति नहीं करेंगे तो वहां भी कहा था कि इस पे राजनीति मत करो, संसद में राजनीति, यहाँ पे राजनीति मत करो। अरे भाई, तो संसद बनी किस लिए? राजनीति के लिए बनी है ना। बिल्कुल। तनुज पुनिया है कांग्रेस के सांसद, उनको भी सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। गृह मंत्री, खास तौर पर जो गृह मंत्री अमित शाह का जो जवाब था उसको लेकर ये सारी बातें हो रही कि आखिर जवाब दिया उन्होंने सरकार की तरफ से, लेकिन जो सवाल पूछे गए उनमें से किसी सवाल का जवाब नहीं आया। तनुज पुनिया को सुनते हैं कि जो सवाल पूछे गए उनके कौन से जवाब आए। संतुष्ट हम कहाँ से होंगे? जब जो जवाब पूछा गया, जब जवाब दिया जाए तब संतुष्टि और असंतुष्टि की बात होती है। यहाँ तो जवाब ही नहीं दिया गया। सवाल कुछ पूछा गया है, सवाल पूछा गया है आम पर और जवाब दिया जा रहा है इमली का। हाँ बिल्कुल, आम और इमली का जवाब जो है वो दिया जा रहा है समीर जी। पूछा जा रहा है आम तो बताया जा रहा है इमली, तो यही सब किया जा रहा है। तो अब यह अच्छी सरकार है, इस तरीके की सरकार भी
लिखी थी लोकतंत्र में कि इस तरह की सरकार भी मिल सकती है आपको, तो वो भी दर्शन हो गए कि लोकतंत्र में क्या क्या गड़बड़ियाँ हो सकती हैं और लोकतंत्र जो है वो उसकी खराबियाँ क्या हो सकती हैं। तो इस सरकार से मालूम पड़ गया कि ऐसी सरकार भी लोकतंत्र में आ सकती है, मतलब ये लोकतंत्र की खराबियों के तौर पे इसको देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, सवाल पूछने वाले को ही घेरा जा रहा है कि आपके सवाल पूछ क्यों रहे हैं, आपको ये नहीं पूछना चाहिए। सवाल पूछने वाले को बताया जा रहा है कि वो क्या सवाल पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, और जवाब उसमें जवाब नहीं दिया जाएगा, उसी को घेरने की कोशिश की जाएगी और ये भी कहा जाएगा कि हम हर सवाल का जवाब देंगे। सुनते हैं राजीव शुक्ला क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो भी गृह मंत्री अमित शाह के जवाब को, अमित शाह के बयान को, उनके भाषण को किस तरीके से देख रहे हैं। गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, वही चीजें हर बार हर चीज में, और यहाँ सवाल कुछ भी पूछा जाएगा जवाब एक होगा। ये भी देखने को मिलता है अमलेंदु जी की सवाल किसी भी मुद्दे पर रहे, करंट मुद्दे पर रहे, मणिपुर पर रहे, चुनाव सुधार पर रहे, SIR पर रहे, जवाब वही होगा कि इतिहास से शुरू होगा और वो खत्म होगा जहां वो चाहेंगे। हाँ बिल्कुल यही कि जो भी आप मतलब जो है ना कि वो जज साहब बहुत तरह आदेश देते हैं कि परनाला वहीं गिरेगा, तो परनाला वहीं गिरेगा जहां बीजेपी चाहेगी। मतलब आप सारी बहस कर लीजिए, जज साहब का आदेश कुछ हो लेकिन परनाला वहीं गिरेगा जहां बीजेपी चाहेगी। यानी सवालों के जवाब देने नहीं है, ये साफ तौर पर है कि बिना सवालों के जवाब दिए हुए निकल जाना है और जो हम चाहेंगे वही करेंगे। तो ये बताने की कोशिश जो है वो इस सरकार की तरफ से बार बार होती है और उसमें कामयाब भी नजर आती है सरकार इस तरीके से। जी बिल्कुल, हाँ अब लेकिन ये है कि घिरी जरूर है सरकार। चुनाव सुधार, SIR, किस तरीके से वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर पूरी चुनावी प्रक्रिया को हाईजैक कर रही है और यहाँ देश के लोकतांत्रिक सिस्टम को, व्यवस्था को, ढांचे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो सवाल भले जो उसके जवाब नहीं दिए गए, लेकिन जो सवाल उठाए गए वो जनता को पता है, क्योंकि वो ऐसे सवाल हैं जिनसे जनता खुद रूबरू हो रही है, वो कोई नए नहीं है। राहुल गांधी ने वही कहा कि ये सारी चीजें मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा चुका हूं और ये इसके लिए हमारे पास प्रूफ है, दस्तावेज है, सारी चीजें हमने रखी हुई हैं और कहीं भी आप इस पर हमसे बहस कर सकते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। पर जनता को पता है कि सवाल ये कितने महत्वपूर्ण है और आम जनता से जुड़े हुए हैं। नेहरू ने क्या किया, ये क्या किया, वो सब ने इतिहास की किताबों में पढ़ा है और आपकी इतिहास की किताब से कोई पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि उन पे वो तथ्यों पर आधारित नहीं है, बेसलेस है, निराधार है, उनका कोई उसका आधार नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। पर उसकी जरूरत भी क्या है संसद में, संसद का समय बर्बाद करने की क्या जरूरत है। कांग्रेस के सांसद हैं उज्ज्वल रमण, उनको सुनते हैं क्या कहा उन्होंने और किस तरह से सवालों से भाग रही है सरकार, SIR पर चर्चा कराने से क्यों भाग रही थी, ये सारी चीजें हैं। लेकिन सरकार के पास हर मुद्दे का, हर सवाल का जवाब एक ही तरह से होता है, एक ही पैटर्न पर, वो चाहे प्रधानमंत्री दे, चाहे संसदीय कार्य मंत्री दे और चाहे गृह मंत्री दे। हाँ कोई भी आकर मतलब जिम्मेदारी की बात किसी को नहीं करनी है। ये जी हाँ, ये एक तरीके से समझिए ये हर चीज के लिए जिम्मेदार नेहरू ही है। हर चीज के लिए जिम्मेदार नेहरू हैं। अरे भाई नेहरू तो इसके लिए भी जिम्मेदार है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। नेहरू ना होते तो मोदी जी व्यवस्था नहीं होती, व्यवस्था नहीं होती जी, लोकतंत्र नहीं होता और ये संविधान नहीं होता तो नहीं बन पाते मोदी जी। तो नेहरू जी का सबसे बड़ा पाप तो यही है कि ऐसी व्यवस्था बनाया गई जिस व्यवस्था में जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और देश झेल रहा है 11 साल से 12 साल होने जा रहे हैं जी। तो नेहरू जी का ये पाप तो है, निश्चित तौर पर नेहरू जी का ये पाप है। तो भारतीय जनता पार्टी इस पाप को बाबा याद दिलाती नेहरू जी के कि नेहरू जी ने ये पाप किए थे कि ऐसी व्यवस्था बनाई जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। बहरहाल समझिए ये व्यंग्य की बात है। कुल मिलाकर सरकार को जिम्मेदार होना चाहिए, जिम्मेदारी सरकार की है, जनता के सवालों के जवाब देने की भी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार सदन के प्रति भी जवाबदेह है। बिल्कुल। तो विपक्ष जो सवाल पूछा है उस सदन के अंदर पूछ रहा है, तो सदन में सरकार को सवालों के जवाब देने होंगे। अब कल तो एक बड़ी गंभीर टिप्पणी हमारी आसंदी की तरफ से हो गई लोकसभा में, क्या आप बीच बीच में उठ के खड़े हो जाएंगे तो हर बात का जवाब मंत्री थोड़ी देते रहेंगे। अरे भाई तो संसद बनी किस लिए है, संसद बनी किस लिए है अगर सवालों के जवाब जो है मंत्री जी नहीं देंगे। तो यानी आसंदी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सरकार से सवाल मत पूछो, ये जगह सवाल पूछने के लिए नहीं है, और पूछ भी लिए हो तो जो जवाब मिल रहा है उसी संतुष्ट हो जाओ। तो ये है कुल मिला के। यानी फिर संसद बनी किस लिए, क्या कत्थक के लिए बनी संसद? बनी तो इसीलिए ना कि वहाँ सवाल पूछे जाएंगे, सरकार से ही सवाल पूछे जाएंगे। अब वहाँ सवाल राहुल गांधी से नहीं पूछा जाएगा कि राहुल गांधी बताएं कि देश के अंदर जो है क्या क्या कमियां हैं,
ये सवाल तो नहीं पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन पूछा वही जा रहा है। हाँ, आप देखें ना पूरे भाषण में अमित शाह के हाँ। यही है कि अब आप इसका जवाब आप दें। इसका जवाब दो। तो यानी उल्टा उल्टा चल रहा है। तो उल्टी गंगा जो है 12 साल से बह रही है, तो बह रही है, बहती चली जा रही है। बिल्कुल, सुनते हैं क्या? हाँ, लेकिन कभी ना कभी तो सीधी चलेगी जी। जब सीधी चलेगी तो नैया कैसे खिवाओगे अपनी। बिल्कुल। सुनते हैं उज्जवल रमण, कांग्रेस के सांसद हैं इलाहाबाद से, क्या कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के इस जवाब पर, उनके इस भाषण पर। यही सबका यही सवाल है कि आखिर जो पूछा गया सदन में उस पर वो क्यों चर्चा, उस पर उसका जवाब क्यों नहीं मिल रहा है। ये जो सवाल थे आखिर उन्हीं के जवाब लेने के लिए ये चर्चा आयोजित की गई थी। इसके लिए इतने दिन से विपक्ष परेशान था, लेकिन सरकार उसी तरीके से खामोश रही, जिस विपक्ष को इग्नोर किया जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त करते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल उसी तरीके से इस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त करते रहते हैं। और उसी तरीके से तो ये नई सरकार, नया चुनाव आयोग, जी, सब कुछ नया नया है। और नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, ये भी एक कहावत है। तो अब वो जो भी कहावत है, लेकिन जो सरकार का जो रवैया देखने को मिल रहा है वो लोकतंत्र के अनुकूल दिखाई नहीं पड़ता है। और एक चीज और अमलेंदु जी, आज एक जब संसद में सांसद लोग जाने लगे तो वहाँ कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जयराम रमेश जी, उनकी मुलाकात राजनाथ सिंह से हुई, उसको भी हम दिखाएंगे। और राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों जो बयान दिया था उसमें उन्होंने कहा कि आप इस किताब को पढ़ लीजिए, आपने शायद गलत पढ़ लिया। और ऐसा लगता है कि राजनाथ सिंह ने किसी अखबार का कोई आर्टिकल पढ़ लिया था और उसमें वही लिखा था जो राजनाथ सिंह बोल रहे थे। ये इसको थोड़ा सा हम फुल स्क्रीन पर लाएंगे, क्या कह रहे हैं जयराम रमेश वो भी सुनाई पड़ेगा उसमें। क्या कि मणिबेन पटेल की ये डायरी है और इसमें आप पढ़ लीजिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है, गुजराती में है। खैर राजनाथ सिंह पहले तो सोचे कि गुजराती के हम मना कर दें, लेकिन क्या नहीं, आप लीजिए, पढ़ लेंगे, ट्रांसलेटर मिल जाते हैं और आपको बता देंगे। और गुजराती लोगों के साथ में तो आप नहीं है, शाह जी से पढ़वा लीजिएगा, मोदी से पढ़वा लीजिएगा। हाँ, इस समय तो आपको गुजराती में ट्रांसलेटर करने वाले काम थोड़ी है। तकनीकी तौर पे तो आप अमित शाह जी से सीनियर मंत्री हैं, बुलाइएगा अमित शाह जी को फोन करके, आओ जा गुजराती में लिखा है, पढ़ के बताओ क्या लिखा है, बुला के पढ़वा दिया जाएगा। और नहीं तो किसी और गुजराती को बुला लीजिएगा, इतने गुजराती अफसर पीएमओ में है, किसी को बुला लीजिएगा। उनके मंत्रालय में कितने होंगे? हाँ, मंत्रालय में कितने होंगे और बिना मंत्रालय के कितने सिविल ड्रेस में होंगे। जी हाँ, यानी कहाँ लगे होंगे। वरना ठेकेदार पट्टेदार यूपी में कितने गुजराती हैं, किसी को बुला के कह दीजिएगा बिल्कुल कि भाई पढ़ के सुना दो। एना चायराम और कौन आरएम जो है सब जो चल रहे हैं यूपी में, तमाम जो है ठेके पट्टे गुजरातियों के पास है, किसी को बुला के पढ़ लीजिएगा। लेकिन पढ़ जरूर लीजिएगा ताकि आप कम से कम वैसी बातें ना करें जैसी मोदी जी अमित शाह जी संसद में आकर करते हैं। बिल्कुल, उन्होंने चूंकि कहा था कि नेहरू जी ने वो पैसा दे दिया सरकारी खजाने से कि ये बाबरी मस्जिद बनवा दीजिए, तो इसीलिए उनको दिए गए कागज कि आप चूंकि पढ़े लिखे आप व्यक्ति हैं, आप टीचर भी रहे हैं, टीचर भी आप रहे हैं, तो इसलिए आप पढ़े लिखे जैसी बातें किया कीजिए, पढ़कर बोला कीजिए, आप पढ़ लीजिए। जैसी मोदी जी शाह जी बातें करते हैं वैसी बातें मत किया कीजिए, इसलिए पढ़ लीजिएगा। ये जयराम रमेश का कहने का तात्पर्य रहा। जी बिल्कुल, तो ये उन्होंने दिया है और कहा कि आप ये उनकी डायरी है जिसको आप कोट कर रहे हैं और उस कोट को गलत कर रहे हैं, क्या कुछ वहाँ पर लिखा हुआ है उसको आप पढ़िए। लेकिन यहाँ जिस तरीके से जो 8 झूठ भाषण में जब जवाब दे रहे हैं, एक बार हम लोग उसको फिर से देखेंगे कैसे वहां पर झूठ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बोला, और उन सारे झूठ की लिस्ट एक बनाई है कांग्रेस पार्टी ने और यह भी बताया कि जो उन्होंने बोला है वो झूठ क्यों है और सच्चाई क्या है। यानी वहां पर वो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर जो सवाल कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सच्चाई ये है कि मोदी और शाह ने कानून बनाया जिसमें चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया। शाह कह रहे हैं कि लोग जनप्रतिनिधित्व कानून में चुनाव आयुक्तों को हमेशा से व्यक्तिगत रूप में इम्यूनिटी मिली हुई थी, यानी उनके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, उनके खिलाफ केस हो सकता है, वो जिम्मेदार है इसके लिए जो कुछ भी वो अपने पद पर रहते हुए काम कर रहे हैं। वोटर रोल की रक्षा के दायित्व से हटकर अगर वो कुछ काम करते हैं तो उसके लिए उन पर मुकदमा हो सकता है। ईवीएम सुरक्षित है क्योंकि उसे पहली बार राजीव गांधी के समय लागू किया गया था, लेकिन जब वो ठीक नहीं है, उस पर आरोप लग रहे हैं, तो आप उसको हटा सकते हैं। उसके बाद इंटेंसिव रिवीजन, गहन समीक्षा से घुसपैठिया मतदाताओं की पहचान की गई, ये झूठ है क्योंकि सच्चाई ये है कि चुनाव आयोग घुसपैठिया कथन को बार बार नकारता रहा और कितने घुसपैठिया मिले 400 से कम, और उनमें अधिकांश बांग्लादेश से नहीं नेपाल से, तो आपकी घुसपैठिया कहाँ है। सातवां झूठ है कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाना भारत की छवि खराब करना है और लोकतंत्र को कमजोर करना है। सच्चाई ये है कि जिन संस्थाओं में विश्वास ही नहीं रहा,
उनकी आलोचना करना, सवाल करना लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। बीजेपी का संस्थानों और चुनाव प्रक्रिया पर हमला और चुनाव आयोग की पारदर्शी प्रक्रिया में विफलता, यही भारत की छवि और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही है। 8वां झूठ, बिहार में 10,000 रुपए के नकद ट्रांसफर के प्रभाव को जानबूझकर अनदेखा किया गया। चुनाव आयोग ने एनडीए को 1 करोड़ से ज्यादा खातों में 10,000 रुपए जमा करने की अनुमति दी केवल 3 दिन मतदान से पहले। ये सारी चीजें सदन में, संसद में अपने जवाब में वो बोल रहे हैं, जिसमें ये तथ्यहीन बातें कर रहे हैं गृह मंत्री। इसको लेकर ये पूरी सूची बनाई गई और क्या कुछ कहा, सवाल जो पूछे गए उनके जवाब कहीं से नहीं आए और निराशा जता रहे हैं विपक्ष के सारे सांसद। जी बिल्कुल, विपक्ष के सारे सांसद निराशा जता रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके का कोई भी जवाब जो है वो सरकार की तरफ से नहीं आया। और एसआईआर पर सवाल थे, चुनाव सुधार पर सवाल थे, एक भी सवाल का जवाब जो है वो सरकार ने नहीं दिया। तो ये सरकार जो है मतलब वो जवाबदेह नहीं है और ये किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, ये साफ तौर पर समझ में आया। तो सरकार को जवाबदेह होना चाहिए, जनता के प्रति भी और संसद के प्रति भी। जी, तो दोनों के प्रति इसको जवाबदेह होना चाहिए, लेकिन ये दोनों के प्रति जवाबदेह नहीं। जी बिल्कुल। और इसमें इतनी कवायद के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद इस मुद्दे पर चर्चा को सरकार तैयार हुई, लेकिन जब चर्चा हो रही है तो उसमें सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं, अपनी बातें की जा रही हैं और वही उसी ढर्रे पर, उसी तरीके से इतिहास की पुरानी बातें जिनका उस चर्चा से कोई लेना देना नहीं है। ये विपक्ष के सारे सांसद, ऐसा नहीं कि केवल किसी एक पार्टी के सांसद कह रहे हो, ये सभी सांसदों का कहना है। और वहीं एसआईआर पर अब आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है वो भी हम आपको बताएंगे और वहाँ पर कोर्ट रूम से लाइव इसकी जानकारी आपको देंगे। आपको बता दें कि चुनाव जो एसआईआर है उसमें कई याचिकाएं दायर की गई हैं। पहले तो जो बिहार में एसआईआर कराया गया, हालांकि वो तो पूरी प्रक्रिया ही पूरी कर ली गई है, उसके आधार पर चुनाव भी हो गए हैं, नतीजे भी निकल आए हैं, लेकिन सुनवाई उस पर यह हो रही है कि चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का अधिकार है या नहीं है। उसके बाद 12 अन्य राज्यों में भी एसआईआर कराने की घोषणा कर दी चुनाव आयोग ने। तो इन सारी चीज़ों को, ये सारे मुद्दों पर कई सारी याचिकाएं हैं जिन पर सुनवाई चल रही है। कई बार सुनवाई हो चुकी है, बहुत सारी दलीलें दी गई और बताया गया कि कैसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है चुनाव आयोग ने, और यहाँ तक कि संसद की जो शक्ति है कानून बनाने की, उसको भी हड़पा है एसआईआर का नियम बनाकर, जो एनुमरेशन फॉर्म है उसका फॉर्मेट तैयार कर। ये सारे मुद्दे हैं जिस पर चुनाव आयोग घिरा हुआ है। अब संसद में तो जवाब नहीं मिला, अब देखना है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है। अमलेदु जी। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है, और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है एसआईआर पर जी, और शायद लंच के बाद शुरू होगी तो हम आप लोगों को सबको जानकारी देंगे कि संसद में सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर क्या चल रहा है। जैसा हम लोग हमेशा करते हैं, तो वो जानकारी कोर्ट रूम से जानकारी देंगे अपने दर्शकों को। जी बिल्कुल, कोर्ट रूम से जो लाइव है, यानी जो कुछ अपडेट होगा वहाँ पर जो दलीलें दी जा रही हैं, उस पर जजेस की जो टिप्पणियां आ रही हैं, उस पर जैसे ही सुनवाई शुरू होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं।